हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मिथिलेश कुमार यूपी प्रयागराज फूलपुर से। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखते होंगे। चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 में, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था लाइफ स्पेन के बारे में। हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, लाइफ स्पेन के बारे में। अब हमारा पार्ट 2 रहेगा, कक्षा 12 बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 1 का, है ना। तो क्या है हमारा कक्षा 12, देखिए क्लास 12 BIOLOGY क्लास 12 बायोलॉजी। हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। किसके बारे में? पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 हमारा है क्लास 12 बायोलॉजी पार्ट 2 के बारे में, है ना। तो इसमें हम देखा जाए तो हमने पार्ट फर्स्ट में हमने बात किया था लाइफ स्पेन के बारे में। किसके बारे में बात किया था हमने? पार्ट फर्स्ट में बात किया था लाइफ स्पेन के बारे में, है ना। हमने बात किया था लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन को हम कहते हैं जीवन चक्र, है ना। इनसे क्या कहते हैं? जीवन काल, है ना। जीवन काल के बारे में हमने बात किया था। इसमें हमने बात की थी प्राकृतिक मृत्यु किससे कहते हैं, कृत्रिम मृत्यु किससे कहते हैं, है ना। तो इतना हमने सब पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा रिप्रोडक्शन, है ना। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट, वो भी टॉपिक का ही पार्ट है। तो यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग है, अगली हेडिंग में आपको क्या पढ़ाना चल रहा है? हमको पढ़ाना चल रहे हैं रिप्रोडक्शन, है ना। हमारी हेडिंग यहाँ से अब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हम चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई लिखिए फिर यहाँ से। तो रिप्रोडक्शन हमने क्या लिखा होगा? रिप्रोडक्शन मतलब हमने आपको ये बताया होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन, है ना। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन। तो हमने आपको ये बताया होगा कि जनन वह जैविक क्रिया है। जनन वह जैविक क्रिया है। तो लिखते हैं हम जनन वह जैविक क्रिया है। जनन वह जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि जनन एक ऐसी क्रिया है, जनन एक जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब यदि हमारे पिताजी माताजी के माध्यम से हम लोग हैं और हमारे माध्यम से हमारे बच्चे होंगे, इसी प्रकार से ये क्रिया कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? जनन। अगर जनन ना करें तो याद रखिए हमारी वंशावली भी आगे नहीं चल सकती, ठीक है। तो फाइनली हमारा जनन के रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब हमने क्या सीखा कि जनन एक जैविक क्रिया है। जनन एक जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। हमारे प्रिय दोस्तों, संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनाना चाहो तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। वो कौन सा होगा? वो क्वेश्चन ये होगा कि जैविक क्रिया क्या है? जैविक क्रिया सजीवों में होता है कि निर्जीवों में होता है? आप क्या बताओगे भैया? जैविक क्रिया जो होती है वो सजीवों में होता है। जैविक क्रिया किसमें होती है? जैविक क्रिया सजीवों में होता है। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसे आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, हमारा है जनन के महत्व, है ना। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होने वाला क्या है? हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है जनन के महत्व। जनन के महत्व कहने का मतलब यह है कि जनन हम जब करते हैं, जितने भी जीव हैं ये सब जनन की क्रिया करते हैं, तो जनन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करना चाहिए, तो ये होते हैं इनके इंपॉर्टेंस। तो लिखिएगा पहला पॉइंट में ये होगा कि देखिए जनन क्रिया के माध्यम से ही सभी जीव अपने वंश को बनाए रखते हैं और अपने जाति को बनाए रखते हैं, ठीक है। जनन क्रिया के माध्यम से सभी जीव अपने वंश और जाति को बनाए रखते हैं। पहला पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट ना। तो क्या लिखेंगे? तो पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा, पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जनन क्रिया के माध्यम से सभी जीव अपने
वंश तथा जाति, वंश व जाति, वंश व जाति, वंश व जाति की निरंतरता बनाए रहते हैं। क्या कहते हैं? निरंतरता बनाए रखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि जनन क्रिया के माध्यम से ही सभी जीव अपने वंश और जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि जब हम जनन करेंगे तो हमारे बच्चे बने रहेंगे, फिर हमारे बच्चे जनन करेंगे, फिर हमारे उनके बच्चे बने रहेंगे, तो इससे इनकी निरंतरता बनी रहेगी। अच्छा, निरंतरता बनी रहेगी। अगर ये जीव जनन ना करें तो क्या हो जाएंगे? जनन ना करेंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगे, है ना। इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट और बना सकते हैं कि जनन क्रिया के माध्यम से जीव विलुप्त नहीं होते हैं, है ना। जनन क्रिया के माध्यम से जीव विलुप्त नहीं होते हैं, तो ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, जनन क्रिया के माध्यम से जनन क्रिया के कारण ही जीव क्या होते हैं? जीव विलुप्त नहीं होते हैं, जीव विलुप्त नहीं होते हैं। जनन क्रिया के माध्यम से ही या जनन क्रिया के कारण ही जीव क्या होते हैं? विलुप्त नहीं होते हैं, ये हो गया पॉइंट, नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? जनन क्रिया के माध्यम से जीव विलुप्त नहीं होते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? तीसरा पॉइंट हमारा जो होने वाला है तीसरा पॉइंट ये है कि जो विकसित जीव होते हैं, ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होगा कि जो विकसित जीव होते हैं उन्हें हम जनक कहते हैं, और जो प्राप्त जीव होते हैं उन्हें हम संतति कहते हैं। ठीक है, जो विकसित जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो जनक कहलाते हैं, और उनके द्वारा जो प्राप्त जीव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं हम लोग आराम से कि विकसित जीव को क्या कहते हैं? विकसित जीव को जनक कहते हैं, विकसित जीव को जनक कहते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त और उनके द्वारा प्राप्त जीव को क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उनके द्वारा प्राप्त जीव को संतति कहते हैं, उनके द्वारा प्राप्त जीव को संतति कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो जनन की क्रिया करता है, जो भी जीव जनन की क्रिया करता है उसे हम जनक कहते हैं, और जनन क्रिया के माध्यम से जो संतान उत्पन्न होता है, जो चुन्नू मुन्नू पैदा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। अब हम अपने यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब अब जनन तो हो गया, जनन मुझे पता चल गया, जनन के महत्व क्या होते हैं, जनन क्यों किया जाता है, ये सब क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जनन के प्रकार। जनन के प्रकार कितने होते हैं अब ये देखना। ठीक है, तो हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होने वाला है क्या है? तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो हमारा हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कह सकते हैं जनन के प्रकार। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीखने चले जनन के कितने प्रकार होते हैं, जनन के प्रकार क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जनन किसे कहते हैं हमने सीख लिया, जनन के हमने महत्व भी देख लिया। अब हमें देखना है जनन के प्रकार। तो याद रखिएगा हमारे प्रिय दोस्तों, जनन के जो प्रकार होते हैं वो जनन के प्रकार दो होते हैं। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं कि जनन जो होता है किस प्रकार होता है? जनन जो होता है, जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। ठीक, कितना होता है? दो प्रकार का होता है। तो हमारे प्रिय साथियों, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार, जनन कितने होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन।
लैंगिक अलैंगिक जनन, ठीक है। इसे कहते हैं एसेक्सुअल, इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। और जो दूसरा है उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। क्या होते हैं, इसे कहते हैं हम लैंगिक जनन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जनन के प्रकार की अगर बात की जाए तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स होता है अलैंगिक जनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स होता है लैंगिक जनन। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन बनाना चाहो ऑब्जेक्टिव तो आप बनाइएगा कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, क्या होगा, जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 2 प्रकार होते हैं। जैसे क्वेश्चन बना लीजिएगा, जनन के प्रकार कितने होते हैं, ऑप्शन दीजिएगा 2, 4, 6, 8, तो कौन सही होगा, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि जनन के प्रकार कितने होते हैं, आप बताओ क्या, 2 होते हैं। तो यहाँ से एक बना लीजिएगा, ठीक है। ये कंपलसरी बनाना है, ये नहीं कहाँ से बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। इससे ये काम आपको खुद से करना है, कंपलसरी करना, ठीक है। चलिए आप अब आगे देखते हैं। तो हमने देखा जनन के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमारा क्या है, पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी जो कोशिश किया करिए कि फास्ट लिख सके, ठीक है। क्योंकि आप ये बायो की क्लास है भाई, और क्लास 12th और 11th ये लेंथी चैप्टर होते हैं। अगर हम इन्हें खींच के नहीं पढ़ाएंगे तो हम अपने समय से सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हम पढ़ाते चलें आप सब जल्दी नोट डाउन करते रहा करिएगा। अगर आप जहाँ आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे कर लें तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 2 टाइप्स जो होते हैं ना। पहला क्या है, पहला जो हमारा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहला हमारा कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ए का मतलब होता है अलैंगिक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो क्रिया होती है ना, ये सामान्यतः देखा जाए तो ये सूक्ष्म जीवों में होता है। ये किस में होता है, ये जो क्रिया होता है सूक्ष्म जीवों में होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अलैंगिक क्रिया होती है ना उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अलैंगिक क्रिया होती है उसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। उसी एक जनक के अंदर ही नर और मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो चलिए हमें यही लिखना है, हम लिख देते हैं तुरंत। पहला हमारा हेडिंग क्या है, पहला हमारा हेडिंग है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हमारा हेडिंग क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। पहला हमारा क्या है, ये तो है ना हमारा पहला हेडिंग। पहला क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं हम हिंदी में अलैंगिक जनन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक, हमने आपसे बताया ना कि अलैंगिक जनन की क्रिया के अंतर्गत सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक ही जनक, यह एक ऐसी क्रिया है, यह एक, यहाँ लिखिएगा अलैंगिक कैसी क्रिया, अलैंगिक जनन एक ऐसी जैविक क्रिया है। अलैंगिक जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें केवल एक ही जनक पाए जाते हैं। उनके अंदर ही नर एवं मादा, उनके अंदर ही नर तथा मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। दोनों के लक्षण है ना, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो
तो कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक पाए जाते हैं और उनके अंदर नर और मादा, ठीक है, उनके मतलब एक ही जनक होगा, ठीक है, इसमें एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा, इसमें एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है और इसी जीव के अंदर ही नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, इसी जीव के अंदर ही नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ नई लाइन से एरो बना दीजिएगा, मतलब इसके द्वारा प्राप्त संतान जो थे, ठीक है, अलैंगिक क्रिया के द्वारा आप यहाँ लक्षण लिखिए, हेडिंग वाला लिख सही रहेगा, अलैंगिक जनन के लक्षण है ना, अलैंगिक जनन के लक्षण अगर लिख लेंगे तो सही रहेगा, तो यहाँ पता चल जाएगा कि हाँ क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो यहाँ लिख लीजिएगा अलैंगिक जनन के लक्षण, हेडिंग बनाइएगा लैंगिक जनन के लक्षण, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं, पहला पॉइंट क्या है ये सुनिएगा, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं ना, अलैंगिक जनन द्वारा लिखिएगा अलैंगिक जनन क्रिया के द्वारा, अलैंगिक जनन क्रिया के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनकों के समान, जनकों के क्या होते हैं, जनकों के समान होते हैं, जनकों के समान होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्लोन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। तो यहाँ समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। इसमें क्या है, हमने लिखा रखा है, ये लिखा रखा है कि अलैंगिक जनन क्रिया के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनकों के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, मतलब, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यहाँ समझिएगा, इसे कहने का मतलब यहाँ पे हमारा ये है कि जो अलैंगिक क्रिया के द्वारा जो संतान होते हैं ना, तो जैसे उनके पेरेंट्स होंगे, मतलब जैसे उनके जनक होंगे, सेम हूबहू बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते हैं। मतलब जनक, मान लीजिए ये हमारा जनक है ना, हमारा ये क्या है, जनक है, और ये क्या है, बच्चे हैं, तो दोनों क्या है, एक ही जैसे होंगे, बस थोड़ा कलर, मतलब ये तो कलर डिफरेंट दिख रहा है ना, लेकिन ये कलर, आकृति, आकार हर तरीके से क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब आप जनक को रख लीजिए और बच्चे को रख लीजिए, तो आप उन्हें बता नहीं पाओगे इसमें से कौन जनक है कौन क्या है, बच्चा है, कहोगे नहीं दोनों एक जैसे हैं, जैसे तो क्या कहोगे आप कि दोनों एक ही जैसे हैं। तो एक एग्जाम्पल समझाते हैं हम आपको, चलिए, जैसे हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास 10 टमाटर है, ठीक है, हमारे पास 10 टमाटर जनक वाले हैं और 10 टमाटर कैसे हैं, संतान वाले हैं। फिर हम आपको दे देते हैं, ठीक है, हमने आपको कुल 10 टमाटर आपको दे दिया, अब ये लीजिएगा, इसे हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने का आपको दे दिया, भैया लीजिए पकड़िए, आपको जनक वाला टमाटर अलग करना है और संतान वाला टमाटर क्या करना, अलग करना है। तो आप ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सारे के सारे टमाटर कैसे हैं, एक ही जैसे हैं, तो हमें इनमें अलग करना क्या है, इम्पॉसिबल। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे टमाटर क्या हैं, एक ही जैसे हैं। अब इसमें हम संतान को भी नहीं छाड़ पा रहे हैं और जनक को भी अलग नहीं कर पा रहे हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये क्रिया क्या कहलाता है, क्लोन कहता है। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाना है कि क्लोन किसे कहते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होगा कि क्लोन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि जब जनक और संतान आपस में एक जैसे होते हैं, आकृति, आकार, स्वभाव, संरचना हर तरीके से एक जैसे होते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये भी बना सकते हो कि जब जनक और संतान एक जैसे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या होगा, क्लोन, क्या होगा, क्लोन। तो आप कह सकते हैं सर उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चलिए आगे चलते हैं भाई जल्दी से। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला हमारा पॉइंट ये है, याद रखिएगा, अगला जो पॉइंट हमारा है उसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बनता है भाई, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अलैंगिक जो क्रिया होती है, जो अलैंगिक जो क्रिया होती है ना, अलैंगिक जीवों में युग्मक निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अलैंगिक जीवों में लिखते रहे तो बताते हैं, ठीक है। अलैंगिक जीवों में युग्मक
ये अलैंगिक जीवों में, अलैंगिक जीवों में युग्मक, ठीक है, अलैंगिक जीवों में युग्मक, अलैंगिक जीवों में युग्मक नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है, अलैंगिक जीवों में युग्मक नहीं पाया जाता है, इसलिए इन जीवों में निषेचन क्रिया नहीं होती, इसलिए 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 इन जीवों में इन जीवों में निषेचन, है ना, निषेचन, ठीक है, इसलिए इन जीवों में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि युग्मक जब बनेगा नहीं तो निषेचन होगा नहीं। याद रखिएगा, जिन जीवों में युग्मक पाया जाता है उन जीवों में निषेचन होता है, और जिन जीवों में युग्मक नहीं पाया जाता है उन जीवों में निषेचन नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिएगा, यदि हमारे पास बंदूक हो, ठीक है, यदि हमारे पास बंदूक हो और बंदूक में गोली ही ना हो तो क्या वो चल सकती है? क्या वो कभी भी चलाई नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बंदूक में गोली है ही नहीं है, तो चलेगी कहाँ से। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जो अलैंगिक कैटेगरी के जो जीव होते हैं ना, जो अलैंगिक कैटेगरी के जीव होते हैं उसमें युग्मक नहीं पाया जाता है, और जब युग्मक नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका निषेचन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब बंदूक में गोली ही नहीं होगी क्या निषेचन पॉसिबल है? निषेचन भी कभी नहीं होगा। जब बंदूक में गोली नहीं होगी तो चलेगी कभी भी नहीं। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होता है। अच्छा, युग्मक क्या है वो आपको समझ रहा है? सर आपने बोला नहीं युग्मक। अच्छा, यहाँ युग्मक की अगर बात की जाए तो युग्मक क्या होते हैं ये समझिएगा। देखिए, अगर देखा जाए, देखो अगर जंतु में देखा जाए, जंतु युग्मक में अगर देखा जाए, पता जंतु युग्मक, जंतु, अगर हम जंतु युग्मक में बात करें तो जंतु में एक होता है नर, एक होता है मादा, एक होता है नर, एक होता है मादा, ठीक है। तो जो जंतुओं में जो नर युग्मक होते हैं उसे कहते हैं, जंतुओं में जो नर युग्मक होते हैं उसे कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु, ठीक है। जो जंतुओं में नर युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं अंडाणु, ठीक है। मादा युग्मक क्या कहते हैं? अंडाणु, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइएगा, अच्छा युग्मक किस में पाया जाता है, तो क्या बताओगे? सर युग्मक जो होता है वो लैंगिक वाले जीवों में पाया जाता है। मतलब हम सब में क्या पाया जाता है? हम सब में युग्मक पाया जाता है, ठीक है। तो यार हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बंदूक भी होती है, गोली भी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अगर जंतुओं में बात करें तो जंतु में जंतुओं में युग्मक कौन से होता है? अगर नर की बात करें तो शुक्राणु होता है, मादा की बात करें क्या है? अंडाणु, ठीक है। ये हो गया जंतु के बारे में। अगर हम पादप के बारे में बात करें, भैया अगर पादप का ईश्वर बता दीजिए, तो याद रखिए अगर हम पादप के बारे में बात करते हैं, पादप युग्मक के बारे में बात करें, पादप युग्मक के बारे में बात करें तो पादप में अगर देखिए नर कौन सा होता है और मादा में क्या होता है, ठीक है। अगर हम पादप में बात करें तो याद रखिएगा पादप जो नर युग्मक होते हैं वो होते हैं, उन्हें कहते हैं लघु बीजाणुधानी। उन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणु, ठीक है। पादप नर युग्मक कैसे होते हैं? उन्हें कहते हैं लघु बीजाणु। और मादा में जो होते हैं उसे कहते हैं दीर्घ, ठीक है। मादा में क्या होते हैं? मादा में होते हैं दीर्घ बीजाणु, ठीक है। मादा में जो होता है दूसरे कहते हैं दीर्घ बीजाणु, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर युग्मक क्या चीज होता है ना। अब किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर युग्मक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा युग्मक जंतुओं में नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा को युग्मक कौन सा? अंडाणु होते हैं। और पादप में नर युग्मक क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी होते हैं। और पादप में मादा युग्मक कौन से होते हैं? दीर्घ बीजाणुधानी होता है, ठीक है। अब हमारे ख्याल से ये आपको युग्मक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और उम्मीद है कि ये सारी हेडिंग भी आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए फिर हम अगली हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? कौन सा पॉइंट? 1, 2। अब बात करते तीसरे पॉइंट हम बात करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है वो लिख लीजिए जल्दी से। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो अलैंगिक जीवों में जो निषेचन क्रिया होती है ना वो सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक है। अलैंगिक क्रिया जो होती है वो किस में होती है? वो सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया, अलैंगिक जनन की
क्रिया किस जीवों में होती है भाई? आलैंगिक की क्रिया सूक्ष्म जीवों में होती है। किसमें होती है? इसमें होती है सूक्ष्म मतलब अगर सूक्ष्म श्रेणी, हाँ, आलैंगिक जनन की क्रिया सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? सूक्ष्म श्रेणी के जीवों में होता है। सूक्ष्म श्रेणी के जीवों में होता है, ठीक है। तो ये दूसरा अगला पॉइंट कह रहे हैं, सूक्ष्म श्रेणी का मतलब होता है कि जो जीव छोटे होते हैं, जो क्या होते हैं, जो जीव छोटे होते हैं उनमें ये क्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो देख लीजिएगा जल्दी से। देखिए यह क्रिया मतलब यह क्रिया तीव्र गति से होता है। यह क्रिया कैसा होता है? यह क्रिया कैसी होती है भाई? यह क्रिया तीव्र गति से होता है। कैसे होती है? तीव्र गति से होता है। यह क्रिया तीव्र गति से होता है, ठीक है। यह क्रिया कैसा होता है? तीव्र गति से। मतलब कहने का मतलब यह है, अच्छा आप बताइएगा, तीव्र गति का मतलब होता है फास्ट। तीव्र गति का मतलब होता है कि फास्ट। बताइए, देखिए जो जीव आलैंगिक कैटेगरी वाले होते हैं ना, वो साल 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, है ना। वो जन्म लिए, पैदा हुए, विकास किए, संतति पैदा की, फिर मर गए। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग दीर्घ वाले हैं। हम लोग कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 150 साल चल रहा है, तो क्या है, मतलब उनकी आयु ज़्यादा है, तो वो दीर्घ वाले में, ठीक है। तो आलैंगिक कैटेगरी जितने भी जीव होते हैं, जो आलैंगिक वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? वो सूक्ष्म गति, वो क्या होते हैं? वो तीव्र गति से होते हैं। उनका जीवन काल बहुत जल्दी विकसित होंगे और बहुत जल्दी मर भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लैंगिक वाले जीव होते हैं उनमें ऐसा क्रिया नहीं होता। वो क्या होते हैं? वो मंद गति वाले होते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में क्या आ जाएगा वो समझ लीजिए। जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे हमारा क्या है? अमीबा। जैसे हम देख लेते हैं, अमीबा, है ना। अमीबा हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के सभी जीव, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हम कर देते हैं आदि, क्या है? आदि, ठीक है। ये कहने का मतलब है ये सब क्या है? ये सब आलैंगिक कैटेगरी के अंदर। और भी ढेर सारे आते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई यही फिक्स नहीं है, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। और जब हम पढ़ाएंगे आलैंगिक के प्रकार पढ़ाएंगे तब वहाँ आपको हम देखने के लिए देखने के लिए मिलेगा कि आलैंगिक के प्रकार कितने होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनमें पढ़ना क्या होता है, इनका निषेचन कैसे होता है ना। अब वहाँ हम सीखेंगे।